बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा किसी पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, ऐसा शीशा तलाश करो। इन पंक्तियों के साथ मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज पुनः हम सीटेट जनवरी 2024 के लिए SST क्लास 6 to 8 के प्रश्नों की श्रृंखला लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं। और इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे इस तरीके की महत्वपूर्ण वीडियो आपको और भी प्राप्त होती रहे। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न नंबर 1, वीर शैववाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए वसुबन्ना, ऑप्शन नंबर बी अल्लमा प्रभु, ऑप्शन नंबर सी अक्कम महादेवी या अक्क महादेवी, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। यानी कि आपको जानकर के हर्ष होगा कि वसुबन्ना, अल्लमा प्रभु और अक्क महादेवी ये तीनों जो हैं शैववाद से जुड़े हुए हैं। और आपको थोड़ी जानकारी मैं और दे दूं, ये जो वसुबन्ना हैं ये 12वीं शताब्दी के एक महान शैव संत थे जो लिंगायत संप्रदाय से जुड़े हुए थे। अगर संप्रदाय की बात करें लिंगायत, तो ये लिंगायत संप्रदाय से जुड़े हुए थे और ये कर्नाटक के बीजापुर जिले में बागवाड़ी ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। अल्लमा प्रभु भी लिंगायत संप्रदाय से संबंध रखते हैं। 12वीं सदी के कन्नड़ संत थे। अल्लमा प्रभु एक कन्नड़ संत थे। और एक चीज और है, इसी आंदोलन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कवित्री अक्क महादेवी हैं। ये जो हैं एक कवित्री हैं, वो भी इसी आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वीर शैववाद से संबंधित। प्रश्न कठिन है लेकिन आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्राचीन काल में सिल्क रूट शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है चीन से दूसरे देशों में रेशमी कपड़े को ले जाने वाला व्यापारियों का यात्रा मार्ग, ऑप्शन नंबर बी है समुद्री मार्ग जो उन देशों को जोड़ते थे जहां रेशमी कपड़ों के व्यापारी अपने उत्पाद बेचते थे, ऑप्शन नंबर सी सभी देशों को जोड़ती सड़कें जहां शहतूत के पौधों की खेती होती थी, ऑप्शन नंबर डी है सड़क, समुद्री और वायु मार्ग जहां रेशमी उत्पादों का व्यापार होता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चीन से दूसरे देशों में रेशमी कपड़े को ले जाने वाला व्यापारियों का यात्रा मार्ग। प्रश्न नंबर 3 है 12वीं शताब्दी के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में रथकारों की स्थिति पर विचार किया गया है? रथकारों, यहां पे डंडा है यानी कि रथकारों की स्थिति पर विचार किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बादामी चालुक्य, ऑप्शन नंबर बी बोलबम पट्टी, ऑप्शन नंबर सी नंदी वसवेश्वर, ऑप्शन नंबर डी यूइया कोंडन उदययार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यूइया कोंडन उदययार, यानी कि ये वो शिलालेख है जिसमें रथकारों की स्थिति पर विचार किया गया। ये प्रश्न आपको थोड़े अटपटे इसलिए लग रहे होंगे क्योंकि ये हमारे साउथ से संबंधित हैं, दक्षिण भारत से संबंधित हैं, द्रविड़ संस्कृति से संबंधित हैं, तमिल तेलुगु से संबंधित हैं, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और प्रश्न
पढ़ने तो पड़ेंगे ही अगर परीक्षा को अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण करना है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में पेरियालवार, अंडाल, टोंडर, डिप्पोडी, अलवार और नम्मालवार के गीतों का संकलन किया गया है? यह भी प्रश्न दक्षिण से संबंधित है, द्रविड़ संस्कृति से संबंधित है, तमिल तेलुगु से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है दिव्य प्रबंधम, ऑप्शन नंबर बी है तेवरम, ऑप्शन नंबर सी है तिरुवाचकम, ऑप्शन नंबर डी है तिरुमुरई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए दिव्य प्रबंधम, यानी कि पेरियालवार, अंडाल, टोंडर, डिप्पोडी, अलवार और नम्मलवार के गीतों का संकलन जो है दिव्य प्रबंधन में मिलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद की शासकों द्वारा वसूल किए जाने वाला नियमित कर नहीं है? दोबारा सुनिए इस प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद के, यहां पर के होगा, शासकों द्वारा वसूल किया जाने वाला नियमित कर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए फसल पर कर, ऑप्शन नंबर बी शिल्पकार पर कर, ऑप्शन नंबर सी चरवाहों पर कर, ऑप्शन नंबर डी परिवार पर कर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी परिवार पर कर। यह महाजनपद काल में शासकों द्वारा वसूल नहीं किया जाता था। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नारा श्री नारायण गुरु द्वारा दिया गया? ऑप्शन नंबर ए मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, ऑप्शन नंबर बी मानवता की एक भाषा, एक धर्म, एक ईश्वर, ऑप्शन नंबर सी मानवता की एक भाषा, एक जाति, एक ईश्वर, ऑप्शन नंबर डी मानवता का एक धर्म और एक ईश्वर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। ये प्रश्न आपको कठिन अवश्य लग रहे होंगे, लेकिन ये प्रश्न विगत वर्षों की परीक्षाओं में जो है पूछे गए हैं, इसीलिए ध्यान से आपको इन प्रश्नों को लगाने की, इन प्रश्नों के प्रैक्टिस की बहुत आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया? यानी कि स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया? ऑप्शन नंबर ए ई.वी. रामास्वामी पेरियार, ऑप्शन नंबर बी श्री नारायण गुरु, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर B.R. अंबेडकर, ऑप्शन नंबर डी स्वामी विवेकानंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ई.वी. रामास्वामी पेरियार। इन्होंने जो है स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत की। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा नेता एक लोकप्रिय छवि कृष्ण के सारथी के रूप में चित्रण में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहा था? ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन नंबर डी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मोहनदास करमचंद गांधी, जो कृष्ण की तरह एक सारथी के रूप में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहे थे। प्रश्न नंबर 9, सौर मंडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए सूर्य 8 ग्रह और उनके उपग्रह सौरमंडल बनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड सौर परिवार बनाते हैं,
ऑप्शन नंबर सी सूर्य, 10 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, सॉरी यहाँ पे ये गलत टाइप हो गया है, तो इसको क्षुद्र ग्रह कर लीजिएगा, क्षुद्र ग्रह, क्षत्रिय वाला क्षा है, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी है सूर्य और ग्रह सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड मिलकर के सौर परिवार बनाते हैं। प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल में मौजूद गैसों में से ग्रीन हाउस गैस है? यहां पर आप वायुमंडल कर लेंगे या वायु कर लेंगे, वायु। यहां पर ये वायु लिखा हुआ है, ये गलत टाइप हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सी वायु में मौजूद गैसों में से ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शन नंबर ए ओजोन, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी हीलियम, ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि निम्नलिखित गैसों में से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक ग्रीन हाउस गैस है। प्रश्न नंबर 11, वन्य जीवन के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां व कार्य आवश्यक हैं? ऑप्शन नंबर ए वनों की कटाई और मृदा अपरदन, ऑप्शन नंबर बी दावानल और भूस्खलन, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य, ऑप्शन नंबर डी निर्माण कार्य और शिकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य। ये वन्य जीवन के संरक्षण के लिए वो गतिविधियां हैं, वो कार्य हैं जो अति आवश्यक हैं, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी मुख्य सचिव, ऑप्शन नंबर डी महान्यायवादी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल, यानी कि राज्यपाल जो होता है वो राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख होता है। और अनुच्छेद 154 के भाग 1 के तहत राज्यपाल जो होता है उसमें कार्यपालिका की शक्ति जो है निहित होती है। प्रश्न नंबर 13, भारत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की व्यवस्था को चुना गया? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति एवं एकात्मक, ऑप्शन नंबर बी संसदीय एवं संघीय, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति एवं संघीय, ऑप्शन नंबर डी संसदीय एवं एकात्मक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी संसदीय एवं संघीय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, एक पुस्तक में स्त्रियों के चित्र गृहिणियों एवं घरेलू सहायकों के रूप में हैं तथा पुरुषों के चित्र अभियंताओं एवं पायलटों के रूप में हैं। इस तरह का चित्रण संभव नहीं रूप से बढ़ावा देगा। इस तरह का जो चित्रण है वो संभवतः किस को बढ़ावा देगा? यहां पर भी थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको आप संभावनीय कर लेंगे। संभावनीय मतलब किसको संभावनीय रूप से बढ़ावा देगा? ऑप्शन नंबर ए जेंडर सशक्तिकरण, ऑप्शन नंबर बी जेंडर नाटकीकरण, ऑप्शन नंबर सी जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा बनाना, ऑप्शन नंबर डी जेंडर समरूपता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा बनाना। प्रश्न नंबर 15, भारत के
संविधान द्वारा भारत का वर्णन करने के लिए कौन से शब्द का उपयोग किया गया है? ऑप्शन नंबर ए संघ, ऑप्शन नंबर बी राज्यों का संघ, ऑप्शन नंबर सी गणतंत्र, ऑप्शन नंबर डी भारतवर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत यानी कि इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। प्रश्न नंबर 16, एक तमिल शब्द जो 3 राजवंशों चोल, चेर और पांड्य, इसको कट करता हूं, और पांड्य के प्रमुखों के लिए प्रयुक्त होता था। एक तमिल शब्द जो 3 राजवंशों चोल, चेर और पांड्य के प्रमुखों के लिए प्रयुक्त होता था। ऑप्शन नंबर ए दक्षिणपथ, ऑप्शन नंबर बी महामंडलेश्वर, ऑप्शन नंबर सी राजा राजदेव, ऑप्शन नंबर डी मुंबेदार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी मुंबेदार। ये शब्द जो है दक्षिण के 3 राजवंशों चोल, चेर और पांड्य के जो प्रमुख थे उनके लिए प्रयुक्त होता था मुंबेदार। प्रश्न नंबर 17, दिल्ली सल्तनत की भीतरी सीमाओं की नीति क्या थी? ऑप्शन नंबर ए आंतरिक विद्रोह पर काबू रखना, ऑप्शन नंबर बी उत्तराधिकारी नियुक्ति में पिता से प्राप्त अधिकारों पर संघर्ष, ऑप्शन नंबर सी वनों को काटकर शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी भूमि को मजबूती देना, ऑप्शन नंबर डी प्रभावशाली नियंत्रण के लिए न्याय चक्र का निर्माण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भीतरी सीमाओं की नीति ये थी कि वनों को काटा जाता था और शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी भूमि को मजबूती देना। प्रश्न नंबर 18, पहले की पुरा स्थलों में से एक पुरा स्थल बुर्ज होम में खाना पकाने के लिए चूल्हों के चिन्ह मिले हैं। यहां पर ये चूल्हों के चिन्ह मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए झोपड़ियों के अंदर, ऑप्शन नंबर बी झोपड़ियों के बाहर, ऑप्शन नंबर सी झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों, ऑप्शन नंबर डी झोपड़ियों से दूर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों तरफ। प्रश्न नंबर 19, वे लोग जो मध्ययुगीन अदालतों में पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए सुलेखक, ऑप्शन नंबर बी प्रतिलिपिक, ऑप्शन नंबर सी लिपिक, ऑप्शन नंबर डी भित्तिकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी लिपिक। तो ये लोग जो है मध्ययुगीन अदालतों में पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे और इन्हें नकलन वीस भी कहते हैं। लिपिक को नकलन वीस भी इन्हें कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने अपने लेखन द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है? ऑप्शन नंबर ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन नंबर बी पंडित रमाबाई, ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन नंबर डी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने अपने लेखन में यह स्पष्ट किया कि किसी भी स्थान पर प्राचीन काल में स्त्रियों को यानी कि विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं भी नहीं दी गई है।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 21, दादा भाई नौरोजी की एक बहुत बड़ी पब्लिसिस्ट निम्न में से कौन सी पब्लिसिस्ट शब्द को सही से अभिव्यक्त करता है? ऑप्शन नंबर ए, वह जो दैनिक समाचार में लेख लिखता हो। ऑप्शन नंबर बी, वह जो किसी विचार को विभिन्न माध्यम से प्रसारित करता हो। ऑप्शन नंबर सी, वह जो अत्यंत लोकप्रिय हो। ऑप्शन नंबर डी, वह जो किसी सार्वजनिक पद पर आसीन हो। यहां पर दोस्तों आसीन है, आसीन। तो इस तरीके की अगर गलतियां हुई हैं प्रिंट में तो आप इनको ठीक कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वह जो किसी विचार को विभिन्न माध्यम से प्रसारित करता है उसे पब्लिसिस्ट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22, जैसे जैसे हम वायुमंडल की परतों में ऊपर जाते हैं तब। ऑप्शन नंबर ए, दबाव बढ़ता है लेकिन तापमान कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, दबाव कम होता है लेकिन तापमान बढ़ता जाता है। ऑप्शन नंबर सी, दबाव और तापमान समान रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, दबाव कम होता जाता है लेकिन तापमान में परिवर्तन होता रहता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जैसे जैसे वायुमंडल की परतों में हम ऊपर की ओर जाएंगे तो दबाव कम होता जाएगा लेकिन तापमान में परिवर्तन होता रहता है। प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं। यूरेनियम किस तरह का संसाधन है? ऑप्शन नंबर ए, सर्वव्यापक। ऑप्शन नंबर बी, संभाव्य। ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक। ऑप्शन नंबर डी, नवीकरणीय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संभाव्य। भारत की अगर हम बात करें तो यूरेनियम जो है प्रायः जो है लद्दाख में निकाला जाता है, वहाँ इसके काफ़ी सारे संसाधन मौजूद हैं लद्दाख में। प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा तिब्बत बर्मा परिवार से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, असमिया। ऑप्शन नंबर बी, फारसी। ऑप्शन नंबर सी, सिंधी। ऑप्शन नंबर डी, खासी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, खासी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से क्या 1950 में अपनाई गई भारत के वास्तविक संविधान का एक अंग नहीं था? ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर बी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर सी, मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन नंबर डी, आपातकाल के प्रावधान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो हैं 1950 में नहीं थे बल्कि इसको बाद में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में इसको जो है जोड़ा गया है। और उस समय कुल 10 जो है मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 11वां जो मौलिक कर्तव्य है जिसको 86वें संविधान संशोधन द्वारा सन 2002 से जोड़ा गया है। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार का प्रयोग का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, बिहार के मजदूर खेतों पर काम करने में पंजाब जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ईसाई मिशनों से मिशनरी स्कूलों की एक श्रृंखला स्थापित की। ऑप्शन नंबर सी, महिला सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन और भत्ते मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी, पैतृक संपत्ति उनके बच्चों को विरासत में मिलती है। तो मौलिक अधिकार में ये शामिल नहीं है ऑप्शन नंबर डी कि पैतृक संपत्ति उनके बच्चों को विरासत में मिलती है। ये तो भाई संपत्ति का अधिकार है अनुच्छेद 300 का वाला, ये कानूनी आदेश है, ये विधिक आदेश है, ना कि मौलिक अधिकार। प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वॉलंटियर्स अभियान चलाता है। ऑप्शन नंबर ए, पूरी दुनिया में मानवाधिकारों के लिए। ऑप्शन नंबर बी, दुनिया भर में मानवीय मूल्यों के लिए।
ऑप्शन नंबर सी मानव विकास अध्ययन के लिए, ऑप्शन नंबर डी मानव मुक्त शिक्षा अधिकारों के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। पूरी दुनिया में मानवाधिकारों के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वॉलंटियर्स एक तरीके का अभियान चलाता है और इसकी स्थापना जो है 1961 में की गई, यानी कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वॉलंटियर्स की 1961 में इसकी जो है स्थापना की गई यूनाइटेड किंगडम में, यूके में इसकी स्थापना की गई। यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, यानी कि इंग्लैंड, लंदन में इसकी जो है स्थापना की गई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28, घेटोआइजेशन शब्द आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन से इलाकों को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए, जहां एक समुदाय के लोग अपनी जान के डर के चलते एक साथ रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, जहां कर्मचारियों ने कैंप लगाए हैं। ऑप्शन नंबर सी, जहां निवासी वहां के बेहतर स्कूलों के चलते गए हैं। ऑप्शन नंबर डी, जहां निवासी अभिजात एवं विशेषाधिकृत वर्ग से संबंधित हैं। एक चीज और मैं बता दूं, इसमें भी थोड़ा मिसप्रिंट हुई है, यहां सेना होगा, जहां सेना कर्मचारियों ने कैंप लगाए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। मतलब घेटोआइजेशन एक शब्द है जिसका अर्थ है एक ऐसा समुदाय जिसके लोग अपनी जान के डर के चलते एक साथ रहते हैं। प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं। छात्रों को जाति आधारित भेदभाव के जरिए उत्पीड़न के मुद्दे से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन उपयोगी होगा? ऑप्शन नंबर 1, अशोक के शिलालेख। ऑप्शन नंबर बी, पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की नीतियां। ऑप्शन नंबर सी, मानव अधिकारों का सार्वजनिक घोषणा पत्र। ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के बचपन के अनुभवों के वृत्तांत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के बचपन के अनुभवों के वृत्तांत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30, विभिन्न विषयों जिनमें सामाजिक विज्ञान भी शामिल है में पाठ्य योजना बनाते हुए 5 ई मॉडल काफी प्रचलित है। निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सा इसका हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, इवेल्युएट। ऑप्शन नंबर बी, एलोबोरेट। ऑप्शन नंबर सी, एक्सप्लोर। ऑप्शन नंबर डी, इंटरटेन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इंटरटेन। ये इसका हिस्सा नहीं है। सामाजिक विज्ञान में शामिल पाठ्य योजना जब बनाएंगे तो ये 5 मॉडलों में इंटरटेन जो है शामिल नहीं है। और शामिल कौन कौन से हैं जरा उनकी अगर बात करें तो इसमें एक्सप्लोर है, एक्सप्लेन है, एलोबरेट है, इवेल्युएट है। तो इस तरीके से ये 5 चीजें इसमें शामिल हैं, यानी कि एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलोबरेट, इवेल्युएट। एक अगला जो है एक्सप्लेन भी है, यानी कि एक्सप्लेन, इवेल्युएट, एलोबरेट, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन और इंगेज। तो इस तरीके से ये 5 पार्ट हैं सामाजिक विज्ञान का मॉडल बनाते समय, उसकी पाठ्य योजना बनाते हुए, और ये 5 मॉडल काफ़ी प्रचलित हैं। तो इस तरीके की आपके समक्ष ये 30 प्रश्नों की श्रृंखला थी और ये विगत वर्षों में जो है सीटेट की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इस तरीके से ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे और कई सारी गलतियां हुई इसमें, तो उनके लिए प्लीज़ आप क्षमा करना और आगे से इस तरीके की गलतियां नहीं होंगी। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।